नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में विश्व भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विभिन्न स्थलाकृतियों का। विभिन्न स्थलाकृतियाँ यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिक। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती हैं: पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत की बात करेंगे तो उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, ब्लॉक पर्वत होते हैं आपके, फिर अवशिष्ट हो गए, संचित हो गए और वलित पर्वत हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक पर्वत की। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो यह ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण कहाँ कहाँ हैं? वॉसजेस फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में। तो इनसे एग्जाम्पल सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपका कि ये पर्वत कहाँ है, या मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि भ्रंश के कारण क्या हुआ, मध्य भाग जो है वो धंस गया, ठीक है, और अगल बगल का भाग जो है वो ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो अब ये जो ऊंचा उठा हुआ पार्ट है इसे हम कहते हैं होस्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन, और ये जो नीचे धंस गया है इसको ग्रैबन या रिफ्ट वैली बोला जाता है। प्लेट विवर्तनी की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बेसी रिवर तक 4800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अब प्लेट विवर्तनी की बात क्यों चलती है? क्योंकि जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं, जब हम पर्वत की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो पर्वतों का फॉर्मेशन होता है तो वो आपके प्लेट्स जो हैं, जो आपके महासागरों में भी हैं और महाद्वीपों में भी हैं, उनके आपसी टकराव के कारण होता है। ठीक है, इसलिए प्लेट विवर्तनी की जो थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम पर्वतों की बात करते हैं। अब बात करेंगे अवशिष्ट या रेजिडुअल माउंटेन। ये पर्वत चट्टानों अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। जब अपर्दन का मतलब होता है टूट फूट से, ठीक है, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा हो गए, नीलगिरी हो गई, पारसनाथ हो गई, राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई, सियरा हो गई, गैसा एवं बूटे हो गई अमेरिका में। ठीक, तो अब देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि था क्या, ओरिजिनल जो सरफेस था वो ये था। ठीक, फिर क्या होता है, जब अपर्दन होता है यानी कि घिसाव होता है इन पर्वतों का, तो उसके कारण क्या है, ये घिसकर यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो इसलिए इन माउंटेन्स को रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। संचित पर्वत या एक्यूमुलेटेड माउंटेन भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण जो पर्वत बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचित पर्वत कहते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप जो हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। अब चाहे आपके वॉल्केनिक इरप्शन से बने या आपके रेगिस्तान से बने, तो ये आपके एक्यूमुलेटेड माउंटेन है। यानी कई जगह क्या है कि पर्वतों के जब टाइप्स दिए जाते हैं तो वहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स लिखा होता है। ठीक है, तो जब भी वॉल्केनिक लिखा हो तो आप ये समझ जाएं कि वो संचित पर्वत का ही उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन की। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ठीक है, ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय तैतीस सागर नामक विशाल भू अभिनति तथा भू द्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण तैतीस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है।
कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। चलिए, तो यहाँ आप देखिए फोल्ड माउंटेन का उदाहरण देख सकते हैं। होता क्या है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो क्या होगा, दो तरीके की चीज़ें होंगी। या तो जो सेम प्लेट्स की डेंसिटी होगी, ठीक है, वो आपस में टकराएंगी और भाग जो है यहाँ से वो टकराएंगी और भाग ऊपर उठने लगा। या फिर क्या होगा, दोनों की डेंसिटी अलग होगी, एक हल्की प्लेट होगी, एक भारी प्लेट होगी। तो उससे क्या होगा कि जो हल्की वाली है वो ऊपर की ओर आ जाती है और जो भारी वाली है वो नीचे की ओर आ जाती है, तब इस प्रकार के फोल्ड्स आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो केंद्र वाला भाग है वो ऊपर उठने लगता है। ठीक है, अब हल्की प्लेट ऊपर आ गई, नीचे वाली जो है वो उसको नीचे आ गई और ऊपर की ओर धकेल रही है। ठीक, तो क्या होता है कि इस तरीके से जो ये फोल्ड्स बनते हैं, ठीक है, इन्हें एंटीक्लाइन होता है और सिंक्लाइन होता है। जो ऊपर उठा भाग है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर उठे हुए भाग को इसमें अपनतियां और अभिनतियां बनती हैं, तो ये जो एंटीक्लाइन है ये आपका अपनति कहलाता है। ठीक, और जो नीचे वाला है, नीचे की ओर जो भाग बनता है उसको हम अभिनति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जिसको एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये आपके होते हैं फोल्ड माउंटेन्स। चलिए, पर्वतों के बाद बात करते हैं पठारों की। अगर पर्वतों की इस प्रकार की संरचना होती है तो पठारों की संरचना इस प्रकार की होती है ना, आप टेबल के समान समझ सकते हैं। तो पठार क्या होता है, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है। इसका शीर्ष भाग चौड़ा तथा सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठार हैं, जैसे तिब्बत का पठार हो गया, बोलीविया का हो गया, कोलंबिया का पठार हो गया। ठीक है, ये नीन पठार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अंतर पर्वतीय, यानी कि जो पर्वतमालाओं के बीच में बन जाते हैं। ठीक है, पर्वत पतीय, पर्वत का पद यानी कि पर्वत का पैर, यानी कि पर्वत तल व मैदान के बीच उठे हुए जो समतल भाग होते हैं। ठीक है, पर्वत के तो जो पैरों में हो और जो मैदान वाला पोर्शन है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो। उसके बाद महाद्वीपीय, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ अपर्दन के कारण सतह पर ऊपर उठ जाते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, दक्षिण का पठार। ठीक है, डेक्कन प्लेटू जो भारत में है। तटीय पठार की बात करेंगे। समुद्र के तटीय भाग में स्थित जो पठार होते हैं उसको हम तटीय पठार के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद आ गया आपका गुंबदाकार पठार। चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार होते हैं, जैसे रामगढ़ गुंबद भारत में। पठार के बाद बात करेंगे हम मैदान की। अब क्या हुआ, 500 फीट तक की ऊंचाई माना जाता है कि पठार होते हैं। एक सिंपल जो एक जनरल आइडिया हम लेते हैं, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं और ये अनेक प्रकार के होते हैं। अपर्दनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं। ठीक है, जैसे लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाई लाई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है लोएस मैदान। ठीक है, हवा जो भी मिट्टी और बालू ले आती है उससे मिल बन गए लोएस। कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों से के घुलने से जो निर्मित मैदान होते हैं उसे कास्ट मैदान कहते हैं। संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित जो मैदान होते हैं जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है, इसको संप्राय कहते हैं। ठीक है, जो समुद्र तल के पास है और नदियों से इनका निर्माण हो रहा है। ग्लेशियल, तो नाम से ही इसका, जैसे हिम के जमाव के कारण, यानी कि बर्फ जो होती है उसके जमाव के कारण निर्मित वलवली जो मैदान होते हैं जहाँ केवल वन ही वन पाए जाते हैं उसे ग्लेशियल मैदान कहते हैं। रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है, यानी कि नदी जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, निक्षेप लाती है, वो क्या होता है, नदी आगे बह जाती है और वो निक्षेप एक जगह रह जाते हैं, उनसे जिन मैदानों का निर्माण होता है उन्हें निक्षेपात्मक कहते हैं। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी, वांगो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति के हैं उत्सुत कुआं, यानी कि आर्टेशियन वेल। आर्टेशियन वेल क्या होता है कि बिना पंप के ही जब कुएं का निर्माण हो जाए, जो ग्राउंड वाटर है उसे वो सतह पर ले आता है, लेकिन उसमें पंपिंग नहीं होती। बिना पंप के ही वो जो ग्राउंड वाटर है वो आपका सतह पर आ जाता है। उन कुओं को उत्सुत कुआं या आर्टेशियन वेल कहा जाता है।
ठीक। फिर गीज़र हो गया, गोलरंद हो गए, डोलाइन हो गए, कार्स्ट झील हो गई आपकी, युवाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और लेपीज, ये सारे आपकी विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है। सर्वाधिक उत्सुत कुआं जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये मल्टीपल टाइम आपसे पूछा गया है। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या है? सर्फ, वेला चली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बालो, ये सारी सागरीय जल से है। ठीक है। तो भूमिगत जल से ये हो गई, सागरीय जल से ये हो गई। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी सागरीय जल से द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, या फिर कौन कौन सी हैं। ठीक है। अब हिमनद यानी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं उनसे कौन सी बनती हैं? सर्क, टार्न, अरेट, हार्न, नुनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिन, केमेस्कर। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण इसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति यानी कि बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहा जाता है। ठीक है। अब पवन के द्वारा कौन कौन सी बनती हैं? ज्यूगेन, यारडंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस, पेडिप्लेन। ठीक है। समुद्री तरंग द्वारा क्या क्या बनता है? समुद्री भृगु हो गया, बुजिब्वा हो गया, लैगून झील हो गई। ठीक है। रिया तट हो गया जो भारत का पश्चिमी तट है यानी कि वेस्टर्न कोस्ट जो है। स्टैक हो गया, डालमेशियन यानी कि जो यूगोस्लाविया का तट है वो किसका एग्जाम्पल है? डालमेशियन जो है वो यूगोस्लाविया के तट का। ठीक। वी आकार की घाटी नदी से बनती है। ठीक। गार्ज का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। लतकती घाटियां, यू आकार की घाटी मोरेन हिमानी क्षेत्र में यानी कि जो ग्लेशियल एरिया होता है वहां पर बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े एवं किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। जल निर्गम छिद्र जो सिंक होल जो होते हैं और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। ठीक है। कास्ट मैदान हमने भी पढ़ा था, जल निर्गम क्षेत्र और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। मरु टिब्बा यानी कि सैंड ड्यून्स, हवा के तेज वेग से बने जो रेतीले टीले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मरु यानी कि सैंड और टिब्बा यानी कि ड्यून्स यानी कि टीले। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नव चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बरखान। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती हैं उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। सर्क गहरे, लंबे एवं चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अधिकतर सर्क जो होते हैं हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। ठीक है। अभी हमने जो हिमनद की संरचनाएं पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था टर्न या सर्क। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न का निर्माण होता है। आल्प्स पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है वो वास्तव में क्या है? हॉर्न है। ठीक। जो किससे बने हैं? सर्क से। सर्क के शीर्ष अपर्दन से ये निर्मित है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है। और ये जो कटक हैं जो कंघी के समान बन गए उनको क्या कहेंगे हम? अरेत या एरेट्स तीक्ष्ण कटक कहते हैं और इन पर चढ़ना जो है वो असंभव हो जाता है। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार। ठीक है। अब सागरीय जो जल तरंगें आती हैं जो बार बार जो वेव्स होती हैं वो आती हैं जाती हैं, उनसे क्या क्या निर्माण होता है, कौन से तट रेखाएं निर्मित होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले फ्योर्ड तट की बात करेंगे। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट का उदाहरण है और कई बार ये पूछा गया है। ठीक। रिया तट, नदियों द्वारा अपरवित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। ठीक है। जब नदियां द्वारा अपरदित हुई और उच्च भूमि जो है वो धंस गई, अब क्या होगा? इसकी गहराई समुद्र की ओर बढ़ती जाएगी। ठीक है। जो जमीन नीचे धंस गई तो वो क्या अब समुद्र की ओर बढ़ेगी गहराई। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जो है वो रिया तट का उदाहरण है। आगे बात करते हैं रिया तट के बाद हैफा तट की। सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। ठीक है। कोई निम्न भूमि थी और अब क्या हुआ? सागर का जो लेवल है वो ऊपर हुआ और वो भूमि डूब गई तो वो तट क्या हो गया? हैफा तट। इस पर रोदिकाओं की समानांतर श्रृंखलाएं मिलती हैं जिससे सागरीय जल गिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का जो बाल्टिक तट है वो हैफा तट का उदाहरण है। तो
किस तट के उदाहरण क्या हैं वो आपको स्पेसिफिकली याद होने चाहिए। डॉल्मेशियन तट, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डॉल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डॉल्मेशियन तट इसका उदाहरण है, अभी हमने देखा था। निर्गत समुद्र तट, स्थलखंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने। स्थलखंड ऊपर उठ गया, अब इसमें हैफा तट में क्या हो रहा था कि जो निम्न भूमि थी वो डूब जा रही थी और सागर का तट जो है, जो सागर का लेवल है वो ऊपर आ जा रहा था। ठीक है, सीधी सीधी बात है, जब सागर का लेवल ऊपर आएगा तो जमीन जो है वो डूबेगी। निर्गत समुद्र तट में क्या हो रहा है, स्थलखंड ऊपर आ रहा है और समुद्री जल स्तर नीचे जा रहा है, तो उससे क्या होगा, निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है और ये तट पर स्पिट, लैगून, पुलिन, क्लिफ एवं मेहराब मिलते हैं। भारत गुजरात का काठियावाड़ तट जो है वो निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। अब बात करेंगे वन की। ठीक है, अब वनों की बात करेंगे तो सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन विषुवतीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि हमने देख चुके हैं कि कौन से क्षेत्र को क्या कहा जाता है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। अब क्या होगा, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। ठीक, अब क्या होगा, जहाँ जहाँ बारिश कम होती जाएगी, सबसे पहले 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है कहाँ, विषुवत रेखा के आसपास। अब उससे थोड़ा ऊपर चलेंगे, 150 सेंटीमीटर कम वर्षा प्राप्त करने वाले जो वन होंगे वो क्या हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। साल, सागवान, बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कार्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। टैगा वन की बात करेंगे, ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। टुंड्रा वन, ये बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में ये मॉस और लाइकेन उगाते हैं। यहाँ देखिए लाइकेन की बात करेंगे और लाइकेन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइकेन को वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली किसके लिए माना जाता है, पहली चीज़ तो ये कि जो लाइकेन होता है वो कवक और शैवाल, ठीक है, इनकी एक सहजीवी साझेदारी है। ठीक है, तो होता क्या है, वायु प्रदूषण का ये सूचक कैसे है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, जहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन उग नहीं सकता। तो अगर कहीं पर लाइकेन नहीं उग रहा है, केवल आपको एल्गी दिखाई दे रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है। इसलिए ये एक वायु प्रदूषण के इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, एक फैक्ट है ये जो पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। पर्वतीय वन की बात करेंगे, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, तो ये आपका 26% भाग। ठीक, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, द्वितीय श्रेणी। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 1%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉली। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोबर्न ने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी, तो 30 मिलियन वर्ष पहले। नवीनतम पर्वतमाला है यूराल। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है, वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स। इनमें से क्या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, ठीक है, अरावली है, अपलेशियन है, विंध्याचल है, फ्यूजियामा नहीं है। फ्यूजियामा किसका है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्न में से कौन भ्रंशोत पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन है, ठीक, तो ये सारे के सारे आपके ब्लॉक माउंटेन हैं। ठीक, सियरा नेवेदा हो गया, वॉसजेस हो गया और ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं, ये वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स हैं। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, आल्प्स। ठीक है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है, हिमालय। चलिए अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे, नीलगिरी हो जाता है। ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे, मोनालोरा हो गया, ज्वालामुखी में हमने अध्ययन किया था इसका। खंड पर्वत की बात करेंगे तो ब्लैक फॉरेस्ट हो गया और वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन यानी कि हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति के कारण हुई है, टैथिस सी, अभी बात की थी।
दक्षिणी एल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड। मल्टीपल टाइम ये पूछा जाता है और आप गलत करके आते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं एल्प्स जो माउंटेन है वो यूरोप में है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी जो ऊंची चोटी जो है वो माउंट ब्लैंक है, और वो कहाँ पर है? फ्रांस में है, ठीक है। तो लोगों को ये लगता है कि ये आपका वहीं कहीं आसपास होगा, लेकिन जो दक्षिणी एल्प्स है वो न्यूजीलैंड में है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका रॉकीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पॉइंट पेड्रो, पिड्रुटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यह है श्रीलंका का। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ हो गई। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट हो गया आपका ब्लॉक माउंटेन। माउंट कोटापेक्शी ज्वालामुखी पर्वत। और अब आपका ऑल्प्स जो बसता है वो वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन। चलिए, अब पर्वत हैं और इनकी देखिए सर्वोच्च शिखर है। तो अर्जेंटीना की बात करेंगे तो एकांकागुआ हो गया। उसके बाद इक्वेडोर की बात करेंगे तो चिम्बोराजो हो गया। तंजानिया की बात करेंगे तो किलिमंजारो हो गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका की आप बात करेंगे तो ये हो गया माउंट मैकिनले। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? वलित पर्वत के। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये नेपाल में है। बहुत लोग इसे भारत कराते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज। स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 33% भाग पर। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 9%। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी क्षेत्रों में आपका खनिज तेल नहीं पाया जाता। वे पठार जो चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होंगे क्या कहेंगे? उन्हें अंतरा पर्वतीय, ठीक। फुटहिल्स जो होते हैं यानी पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? पर्वतपदीय। किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता? यह है छोटा नागपुर का पठार। स्थल मंडल के कुल कितने क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? यह आपका 41% पर। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 90%। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? ये मैदानों को। चलिए, तो रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।